ठीक है। नॉर्मल फोर्स के बाद नेक्स्ट फोर्स कौन सा है, टेंशन फोर्स। ठीक, अब टेंशन फोर्स एक तरह का पता है क्या होता है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की कैटेगरी पे आता है। किसी कैटेगरी में आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की कैटेगरी में आता है। चलो इसका थोड़ा डायग्राम तुमको समझाते हैं। मान लो कि एक रस्सी बंधी हुई है, ठीक है, टेंशन होगी कहाँ कहाँ, पहले सबसे पहले ये जान लेते हैं। हाँ, टेंशन कहाँ कहाँ होगी, थ्रेड, रोप में और थ्रेड में। रोप रस्सी, ठीक है, और या थ्रेड मतलब कोई पतला धागा वगैरह होता है उस पे होते, तो टेंशन और कहीं होती है जहां पे वायर का यूज होगा। ठीक है, जहां पे किसका यूज होगा, वायर का। और जो वायर होते हैं ना झूले वगैरह में, अगर वायर लगे हो तो वायर के सपोर्ट से है तो उसमें टेंशन काम करेगी। ठीक है, तो वो रोप की कैटेगरी में आ जाते हैं। अब चाहे वो मेटेलिक वायर हो, चाहे रस्सी से नायलॉन वायर हो, तो वो अलग अलग मटेरियल की प्रॉपर्टी पे, बट जहां वायर होगा वहां पे टेंशन डेवलप होगी। ठीक है, इसमें क्या बताया कि टेंशन होगा कहाँ पे, वायर में या तो स्ट्रिंग में। तो हमने एक रस्सी मान ली कि एक रस्सी हम लोग ले रहे हैं और नीचे की तरफ से इसको कितना फोर्स लगा के, एफ फोर्स लगा के इसको खींचा जा रहा है। ठीक, जब इसको खींचा गया, रस्सी खींचा जा रहा है, तो हम इसका स्पेसिफिक पार्ट, एक छोटा सा पार्ट इसको निकाल के इसका डायरेक्शन यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, कि ये इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से किससे देखा जाएगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जानते हैं, बहुत छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन लेवल तक के जो पार्टिकल हैं उसको देखने में हाँ मदद करता है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम लोग इसको देख रहे हैं। और इसी रस्सी का थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ यहाँ पे बड़ा होके। तो इस रस्सी के जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे, क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स पे कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव। एटम पे कोई चार्ज नहीं होता बट मॉलिक्यूल्स पे होता है। ठीक है, तो इस तरह के कई सारे मॉलिक्यूल्स इसके आपस में, पॉजिटिव निगेटिव मॉलिक्यूल्स यहाँ से मिलके इस पूरे स्ट्रक्चर को बना रहे होंगे। ठीक, अच्छा, अब एक चीज थोड़ा बड़े ध्यान से देखिएगा। आपको पता है क्लास 10th में ही बताया गया था कि अगर दो अपोजिट नेचर के चार्ज हैं, टेंशन फोर्स टाइप होता है, ध्यान से बैठाओ, टेंशन फोर्स टाइप किसका होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का टाइप होता है। किसका टाइप होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और हमने क्या किया था, एक रस्सी ली, उसको एफ फोर्स से खींचा, और जब एफ फोर्स से खींच रहे हैं तो उसके छोटे से स्पेसिफिक पार्ट को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं। किससे देख रहे हैं, अच्छा, यहाँ ऊपर हुक बंधी है। अब ऊपर हुक बंधी है तो ये इसको किस तरफ फोर्स लगाएगी, ऊपर की तरफ, और नीचे से तुम फोर्स लगा के तो खींच ही रहे हो। ठीक भाई, ऊपर हुक बंधी है, तुम नीचे फोर्स लगाओगे तो हुक अपने तरफ खींचेगी, और ये वाला फोर्स कहां करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। ध्यान से समझना, यहीं पे टेंशन का डायरेक्शन समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे बुक, यहाँ पे किसी भी बुक में पढ़ोगे तो रस्सी बनाई गई होगी, तो उसमें अगर ब्लॉक ऐसे लटकाया जाता है तो टेंशन को ऊपर और नीचे दोनों तरफ दिखाया जाता है। तो ऐसा भी क्यों होता है, और ये बहुत जरूरी है समझना कि किस कहां से टेंशन का डायरेक्शन किस तरफ रहेगा। ठीक, तो ये समझ में आया। फोर्स लगा रहे थे और फोर्स लगा के कहां खींच रहे थे, नीचे, तो उसके छोटे से पार्ट, स्पेसिफिक पार्ट को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा, तो ये देखा कि हुक कहां फोर्स लगा रही है, ऊपर की तरफ, और ब्लॉक कहां लगा रहा है, नीचे। अच्छा बताओ, अगर हम दो तरफ से इस ऑब्जेक्ट को खींचेंगे तो इसका क्या कर रहे हैं, लेंथ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और लेंथ तभी बढ़ेगी जब इन दोनों के बीच में, इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा, सेपरेशन। इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में, आपस के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा, सेपरेशन। भाई लेंथ तभी बढ़ेगी ना जब इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या हो, सेपरेशन। और तुमको क्लास 10th में बताया गया था कि अगर दो अपोजिट नेचर के चार्ज हैं तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है। कौन सा फोर्स काम करता है, तो अगर आप एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको खींचना चाहेंगे तो क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसा होने देगा, नहीं। वो किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, अपोजिट डायरेक्शन पे। अपोजिट किसके, जहां पे फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट। तो यहाँ पे ऊपर देखते हैं, इस साइड पे, तो यहाँ आप रस्सी को कहाँ खींचना चाहते हैं, ऊपर। तो मॉलिक्यूल का सेपरेशन होगा तभी रस्सी की लेंथ बढ़ेगी, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऐसा होने नहीं देगा, इसलिए वो क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन पे, इनके बीच में इंटरेक्शन, डिस्टेंस बढ़ने ही नहीं देगा। तो क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन पे। तो जिधर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी वही डायरेक्शन किसका होगा, टेंशन फोर्स। अब यहां से देखते हैं, इस जगह से डाउनवर्ड डायरेक्शन पे तुम फोर्स कहां लगा रहे हो, तो इसके इस एरिया में, इधर वाले इतने पार्ट में क्या होगा, सेपरेशन होने की कोशिश होगी। ये मॉलिक्यूल्स आपस में कहां जाने की कोशिश करेंगे, दूर जाने की। तो क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को दूर जाने देगा, नहीं। तो आपके नेट फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन पे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा। तो टेंशन फोर्स भी कहां लगेगी, अपवर्ड डायरेक्शन पे। ठीक, तो ब्लॉक की तरफ देखो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स कहां लग रहा था, नीचे, इसलिए टेंशन फोर्स कहां लगी, ऊपर, क्योंकि ये ब्लॉक के बीच में सेपरेशन होने नहीं देना चाहते। और यहाँ पे कहां पे हुक कहां खींच रही थी, ऊपर, तो
तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन है वही डायरेक्शन किसका है, टेंशन का। लेकिन अगर हम डायरेक्शन वाइज सबको जोड़ दें, जैसे यहाँ टेंशन का डायरेक्शन कहाँ है, अपवर्ड, और यहाँ टेंशन का डायरेक्शन कहाँ है, डाउनवर्ड। तो अगर ओवरऑल को डायरेक्शन के साथ जोड़ दें, यानी पूरी रस्सी में सारे टेंशन को डायरेक्शन के साथ वेक्टरली ऐड कर दें। फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, और वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं, डायरेक्शन के साथ। तो टेंशन भी क्या है, फोर्स है, तो इसको भी किसके साथ ऐड करना चाहिए, डायरेक्शन के साथ। तो अगर पूरे को डायरेक्शन के साथ जोड़ दे तो नेट टेंशन कितनी हो जाती है, 0। तो डायरेक्शन के साथ इसको नहीं देखते, यहाँ पे पर्टिकुलर पार्ट वाइज देखते हैं कि किस पार्ट में टेंशन का डायरेक्शन कहाँ पे है। ठीक, समझ में आया। तो टेंशन फोर्स किसका टाइप है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का। उसके साथ ही ये इंटरनल फोर्स का सम है, किसका सम है, इंटरनल फोर्स का। और इंटरनल फोर्सेस का नेट सम, इंटरनल फोर्सेस का नेट सम हमेशा कितना होता है, 0। इसलिए समेशन ऑफ टेंशन फोर्स का भी नेट सम कितना होगा, 0। और टेंशन फोर्स हम अलग अलग पार्ट पे देखते हैं। ठीक, अच्छा ये समझ में आया। हाँ, जैसे अलग अलग सेगमेंट में देखेंगे टेंशन कितना है। और अगर इसको डायरेक्शन वाइज जोड़ देंगे तो टोटल रिजल्ट कितना आ जाएगा, 0। समेशन ऑफ टेंशन फोर्स कितना होता है, 0। ठीक है, नोट करते चल लो कहीं पे। तो यहां लिखा कहां है वो सब, ये तो मैं बता रहा हूं अपने तरफ से ना, या तो तुमको याद हो जाए, और उतना आप कंसंट्रेट है नहीं क्लास में कि याद होगा। प्रॉपर्टी पता है, नहीं पता है, जिसको नहीं पता है वो लोग सुन रहे हो ध्यान से ना, ठीक है। ठीक, तो टेंशन फोर्स किसका टाइप होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। एटलीस्ट डायग्राम बना लोगे तभी याद रहेगा। टेंशन फोर्स किसका टाइप होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। टेंशन फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, हमेशा जहां पे नेट एक्सटर्नल फोर्स होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन। इसको सेगमेंट वाइज देखते हैं। टेंशन फोर्स को कहाँ देखते हैं, सेगमेंट। अपर पार्ट में देखोगे तो वहां टेंशन डायरेक्शन कुछ और रहेगा, लोअर पार्ट में टेंशन का डायरेक्शन कुछ और रहेगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन बदलता जाता है, तो उसी के अकॉर्डिंग टेंशन फोर्स भी बदलती जाती है। ठीक, टेंशन फोर्स किस तरह का है, इंटरनल फोर्स। ठीक, अब इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपकी, अब यहाँ पे 2 तरह के रोप पढ़ेंगे। कितने तरह की, 2 तरह की। रस्सी देखे हो, रस्सी देखो, रस्सी में मास होता है, जैसे कुएं में पानी वानी भरने वाली रस्सी देखे होगे, उसको उठाओगे तो उसका कुछ ना कुछ वेट होता है। तो उस रस्सी में मास होता है, इसलिए उसको बोलते हैं मासिव रोप। कैसी रोप बोलते हैं, मासिव। जिसमें मास होगा उसको मासिव। और एक पतला सा धागा उठा लो, हाँ, जैसे कपड़ा वपड़ा सीने वाला धागा होता है पतला सा, या पतंग उड़ाने वाला, उसको ऐसे पकड़ के देखोगे तो उसमें कोई मास पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे हम लोग को 2 तरह का पढ़ना है। एक पढ़ना है किसका, मासलेस, ठीक है, और दूसरा कैसा पढ़ना है, मासिव। ठीक, एक मासलेस और दूसरा कैसा, मासिव। मासलेस मतलब जिसमें मास काउंट नहीं करेंगे, पतला धागा वगैरह होगा तो मासलेस होगा, और मोटी रस्सी होगी तो कैसा, मासिव। अगर मासलेस रोप है, अब हेडिंग सबसे ऊपर डालिएगा, मासलेस रोप। हाँ, ये डायग्राम बना, ये वाला डायग्राम बना लीजिए इधर का पूरा, इसको रहने दो, उसको बताएंगे हम। मासलेस रोप, अगर एक रस्सी है मासलेस पूरी, तो उसमें एक ही टेंशन हर जगह होगी। अगर जैसे यहाँ पे ये रस्सी है, ठीक, पूरी रस्सी एक की एक है, बीच में कहीं गांठ वगैरह नॉट वगैरह नहीं बंधी हुई है, ठीक है, तो उस पूरी रस्सी में टेंशन का मैग्नीट्यूड सेम होगा। जैसे यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में अगर आप दिखा रहे हो कि इस जगह टेंशन अपवर्ड में है, यहाँ 2 न्यूटन वैल्यू है, तो यहाँ भी टेंशन की वैल्यू डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी कितने की होगी, 2 न्यूटन। एक रस्सी में एक ही टेंशन का मैग्नीट्यूड काम करता है, डायरेक्शन बदल जाता है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम काम करता है। सेम रोप में सेम टेंशन, अगर बीच में कोई गांठ वगैरह न बंधी हो तो। किसके लिए, मासलेस रोप के लिए, ठीक है। चलिए, और अगर मासिव रोप होगी तो उसमें हर सेक्शन पे, रस्सी के हर सेक्शन पे टेंशन की वैल्यू क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। तो ये वाली हमारी मासिव रोप है। कल की क्लास में हम लोग और आगे बढ़, हाँ, गार्ड बन जाएगी तो वो अलग रस्सी की तरह बिहेव करेगी। जैसे ये रस्सी बांध दी और बीच में एक गार्ड बांध दी, तो ये वाला सेक्शन एक अलग रस्सी की तरह ट्रीट करेगा, ये अलग रस्सी की तरह। तो यहाँ पे टेंशन T1 काम करेगी कुछ और टेंशन, और इस जगह T2 कुछ और टेंशन। जैसे ही रस्सी में आप गार्ड बांधते, वायर होगा, रॉड होगा, तो उसमें भी टेंशन फोर्स काम करेगा, बट उसको पढ़ते हैं यंग मॉडुलस में, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल पे ना,
तो यंग मॉडुलस बल्क मॉडुलस की तरह उसका टेंशन निकालते हैं। ठीक, जहां गांठ बांधेंगे वहां से दो अलग अलग रस्से की तरह काम करना शुरू कर देंगे। ए ब्लॉक ऑफ मास 10 kg, ब्लॉक का मास कितना है 10 kg, 10 kg सस्पेंडेड विथ ए स्ट्रिंग, फिगर दिखाई दे रहा है। इस ब्लॉक का मास कितना है m इज इक्वल टू यहाँ पे कितना लिखेंगे हम लोग 10 kg लिखेंगे। ठीक, और ये किससे लटकी हुई है, एक रोप से ऐसे इसको लटका के रखे हुए। तो आपको यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे टेंशन फोर्स की वैल्यू कितनी है। आसान सा क्वेश्चन है भाई, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कितना लगा mg, और इसको केवल संभाल कौन पा रहा है, टेंशन फोर्स यहाँ क्या संभाल पा रहा है t। ठीक है, तो ये दोनों t और mg आपस में क्या होंगे बराबर, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं t इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया mg के बराबर। ठीक है, और t इज इक्वल टू mg के बराबर है, हाँ, तो m की वैल्यू कितना रखेंगे 10 और g की वैल्यू भी कितना रखेंगे आप 10 रखेंगे। ठीक है, तो ये टोटल टेंशन फोर्स यहाँ पे कितने न्यूटन आ गया 100 न्यूटन। इस तरह सॉल्व कर लेंगे इसको। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया था, अब अगले क्वेश्चन पे चले ना। ठीक है, तो यहाँ पे अब अगला एक क्वेश्चन है कि जैसे इस जगह पे मास कितना ले लेते हैं हम लोग m1। ठीक, इस ये मास कितना है m1, तो हो सकता है पूरा डायग्राम ये है स्ट्रक्चर का। ठीक है, ये पूरा फुल डायग्राम है। तो यहाँ पे मास कितना काउंट हुआ m1 और यहाँ पे मास कितना काउंट हुआ m2। ठीक, इधर इस वाले पे टेंशन कितना है T2 और इस वाले पे टेंशन कितना है T1, और एक्सटर्नल फोर्स कितना लगा रहे हैं F। ठीक, हाँ, तो अब अगर हमसे यहाँ पे पूछा जाए कि आप T2 की वैल्यू को निकाल दीजिए, किसकी वैल्यू को निकालिए T2 की वैल्यू को निकालिए, तो T2 की वैल्यू को निकालने के लिए अब अगर केवल T2 का ख्याल करेंगे, T2 किस किस चीज को संभाला हुआ है, तो देखो M1G की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन फोर्स लगेगा यहाँ पे, कौन सा M1G। ठीक, और इसकी वजह से, इस मास की वजह से यहाँ पे फोर्स कौन सा लग रहा है M2G। ठीक, ये इधर से कौन सा हो गया M1G और इधर से कौन सा हो गया M2G, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और एक्सटर्नल फोर्स कौन सा लग रहा है F, और इस सबको कौन संभाला है ये T2। ठीक, तो अगर T2 के बारे में चर्चा करें, एक छोटा सा डायग्राम बना के कि T2 अपवर्ड डायरेक्शन पे था और डाउनवर्ड डायरेक्शन पे एक फोर्स यहां से कौन सा लग रहा था M1G, दूसरा इस ब्लॉक की वजह से फोर्स कौन सा लग रहा था M2G, और इधर की वजह से F क्या लग रहा था एक्सटर्नल फोर्स। ठीक, तो T2 इन तीनों फोर्सेस को क्या किया हुआ है बैलेंस किया हुआ है। तो अगर हम यहां से T2 की वैल्यू को निकाल दें तो T2 कितना हो जाएगा M1G प्लस M2G प्लस एक्सटर्नल फोर्स कितना F, ये वैल्यू होगी। ठीक है, किसकी, हाँ, टेंशन फोर्स T2 की। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक। अच्छा, अब इतनी चीज समझ में आ गई, यहां तक कोई दिक्कत तो हुआ नहीं, कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुआ यहाँ पर। ठीक है, अब इसी तरह हम लोग अलग अलग ऑब्जेक्ट में अलग अलग जगह पे क्या करते हैं टेंशन फोर्स की वैल्यू को काउंट करते हैं। ठीक, अब जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन आ जाए यहाँ पे कि ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इस जगह पे जो ब्लॉक दिया हुआ है, सबसे पहला ब्लॉक M1, ठीक है, ये है आपका 5 kg का, फिर इसी के साथ दूसरी स्ट्रिंग बनी हुई है M2, ये है आपका 3 kg का ब्लॉक, और सबसे लास्ट में ब्लॉक है आपका, ठीक है, M3 1 kg। इस जगह हम लोग टेंशन ले लेते हैं कितना T1, इस जगह टेंशन मान लेते हैं कितना T2, और इस जगह टेंशन मान लेते हैं T3। तो क्वेश्चन में करना क्या है हमको T1, ठीक है, T2 और T3 की वैल्यू बताना है कि T1 T2 T3 की वैल्यू क्या होगी। एक काम करो, सीधा सा सुनो, जहां अब रुक जाओ, इतना ज्यादा टाइम थोड़ी ना वो होगा। देखो यहाँ पे ये समझो कि तुमको सबसे पहले कैसा निकालना है T3 निकालना है ना। एकदम हमेशा से जब ऐसा कुछ प्रॉब्लम आए तो सबसे नीचे से शुरू करो। ठीक, अब केवल T3 को देखो, इस वाले टेंशन को, तो ये वाला जो T3 है वो केवल किस ब्लॉक को मैनेज करके रखा हुआ है, हाँ, ये T3 केवल क्या किया हुआ है 1 kg वाले ब्लॉक को मैनेज करके रखा हुआ है, पहला। ठीक है, फिर दूसरी चीज क्या है, जैसे ये केवल किस ब्लॉक को मैनेज करके रखा हुआ है 1 kg वाले ब्लॉक। ठीक, अब इसी की जगह हम आ जाते हैं सेकेंड नंबर पे, तो सेकेंड नंबर पे ये वाला है पूरा ब्लॉक, कौन सा है T2, और T2 को देखोगे तो T2 किसको बैलेंस करके रखा हुआ है 3 kg वाले इस ब्लॉक को भी, और 1। अगर इसका हम डायग्राम बनाएं तो ये T2 ऊपर लगेगा भाई, इस ब्लॉक के ठीक ऊपर से देखोगे तो T2 कहां लगेगा ऊपर की तरफ। तो ये कितने ब्लॉक को मैनेज करके रखा हुआ है, सबसे पहला ब्लॉक कितने kg का है 3 kg का, उसके बाद एक रस्सी और बंधी थी, और दूसरा ब्लॉक कितने का हो गया हमारा 1 kg का। ठीक,
तो अगर इस रस्सी को सोचा जाए तो ये पूरा पूरा इतना वेट बैलेंस करके रखा है ना, ठीक है, तो इतना वेट बैलेंस करके रखा है, तो 3 और 1 कितना 4, तो ये दोनों मिलकर डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना लगेंगे 40 भाई, 3 और 4 और जी की वैल्यू रख देंगे, कितना आ जाएगा 40। ऊपर बैलेंस कौन कर रहा है T2, तो T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 40 न्यूटन। ठीक, इसी तरह यहां से अगर सॉल्व करोगे तो ये लास्ट वाला कौन सा था T3 था, तो T3 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, हाँ 1 या इसको सॉल्व करके कितना लिखेंगे T3 इक्वल टू 1 kg है तो 10 न्यूटन। ठीक, अब सबसे लास्ट वाले पे चलते हैं, किस पे T1 पे, तो T1 पे देखो कितना 1 2 और 3, इन तीनों ब्लॉक को क्या करके रखा है, ये बैलेंस किया हुआ है, तो तीनों ब्लॉक किसके सहारे लटक रहे हैं, ये ऊपर वाली रस्सी, तो इसका वेट देखो कितना वेट संभाला है 5, फिर कितना 3 8 और फिर कितना 1 9, तो 9 kg का पूरा ब्लॉक ये संभाल के रखा है, तो 9 kg की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन पे जो फोर्स लगेगा वो 9g लगेगा, और 9 और g की वैल्यू कितना रख लीजिए 10, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में टोटल वेट कितना आ जाएगा 90 न्यूटन, और इसको कौन संभाला है T1, तो T1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी हमारी 19। एफबीडी जब बना लोगे, तुम जैसे मान लो यार तो एफबीडी बनाओगे तो एफबीडी में 2 ब्लॉक नहीं दिखाते हैं, केवल 1 ब्लॉक दिखाते हैं, ठीक है, तुम जिसका कहो उसका एफबीडी बना दे तीनों ब्लॉक में से। जैसे मान लो तुम सेकंड वाले का कह रहे हो, चलो तुम्हारा सेकंड वाला देख लेते हैं ब्लॉक, ठीक है, किसका कह रहे हो, इसका इसका ले लें T3, इसका ले लें, हाँ T3 का, अगर T3 लोगे तो खाली यही ब्लॉक लोगे ना एफबीडी बनाते समय, तो ये ले लो, इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन पे इसका वेट m इंटू जी नीचे दिखाओगे, और ऊपर की तरफ वेट कितना, टेंशन फोर्स कितना दिखाओगे T3, क्यों माइनस करेंगे, ये चल थोड़ी ना रहा है, ये 3 kg वाला, फिर एफबीडी में, एफबीडी का मतलब होता है सिंगल बॉडी डायग्राम बनाना, जब तुम इसका बना रहे हो तो ये कहां से आ जाएगा उसमें, केवल इस कुछ नहीं, फ्री बॉडी डायग्राम कंबाइंड दिया भी रहता है, बट आप जिस ऑब्जेक्ट की बात करते हैं केवल उसी का लिखते हैं, तो जब इसकी बात करेंगे तो इसकी वजह से mg नीचे लग रहा है, तो इसी की बात कीजिए, तो mg को संभाला कौन सा टेंशन है T3, तो आप ऊपर क्यों जा रहे हैं, ठीक है, एफबीडी बनाते समय एफबीडी जब आप बात करेंगे तो पर्टिकुलर ब्लॉक की बात करेंगे। अब जैसे कहोगे सर सेकंड वाले का तब निकालिए, कैसे एफबीडी से निकालेंगे, हाँ जब सेकंड वाला निकालोगे तो अब सेकंड वाला देखो क्या होगा, सेकंड वाले में ऊपर कौन सा लग रहा है T2, और डाउनवर्ड डायरेक्शन पे कौन सा लग रहा है T3, ठीक है, और उसके साथ इस ऑब्जेक्ट का मास भी तो काउंट होगा, तो इस ऑब्जेक्ट का मास कितना था 3, तो 3g नीचे और साथ में कौन सा T3, तो अब अगर इसके बारे में करेंगे T2 के बारे में, तो T2 किसको संभाला है T3 को भी संभाला है, साथ में किसको संभाला है 3g। अब यहां पे एक ऐसा डायग्राम दिया है हॉरिजॉन्टल सरफेस का, 3 ब्लॉक हैं इस क्वेश्चन पे, ठीक है, ये वाला ब्लॉक है आपका 2 kg का, ये अगला वाला ब्लॉक है आपका 3 kg का, फिर नेक्स्ट जो ब्लॉक है वो कितने का है 5 kg का, और बता रुक जाओ, हाँ रस्सी बंधी हुई बीच में, ये 10 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको क्या किया जा रहा है, खींचा जा रहा है, और ब्लॉक जो आपस में बंधे एक रस्सी के थ्रू बंधे हुए, किससे बंधे हुए, मासलेस है रोप, कैसी रोप है मासलेस, तो इस रस्सी में जो हम टेंशन मानते बोलते हैं, पहली वाली रस्सी में जो टेंशन काम कर रही है वो कितना काम कर रही है T1, इस वाली रस्सी पे जो टेंशन काम कर रही है वो कितना काम कर रही है T2, ठीक, तो आपको क्वेश्चन में बताना है, अब सारा स्ट्रक्चर तो आप देख ही लिए कि एक्सटर्नल फोर्स कितना लगा रहा है, और ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस जिस सरफेस पे रखा गया है, ये सरफेस पूरी तरह से फ्रिक्शनलेस है, अब नॉर्मल ये पूरा, अब देखो नॉर्मल क्या लोगे, नॉर्मल जो नॉर्मल निग्लिजिबल नहीं, नॉर्मल फोर्स तो लगेगा ही, बट वो बैलेंस है, हाँ mg बैलेंस है यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमको टेंशन T1 की वैल्यू चाहिए, T1 टेंशन, हाँ हाँ T1 टेंशन यहाँ पे काम कर रहा है इन दोनों के बीच में, T1 की वैल्यू चाहिए, पहली क्लास है ना तुम्हारी, थोड़ा सा अभी दिक्कत होगा कि चैप्टर के बीच में हम लोग चल रहे हैं, ठीक, तो या तो इसका रिकॉर्डेड फॉर्म देख लो और थोड़ा सा पढ़ के बैठो, किस पे रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल प्लेन,
तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर हम एक किसी एक ऑब्जेक्ट का ले लेते हैं, अच्छा एक चीज और ध्यान से देखो कि ये सारी सरफेस क्या है, फ्रिक्शनलेस, यानी इसमें कोई भी घर्षण नहीं है। और फ्रिक्शनलेस सरफेस होती है तो इसमें अपोजिट डायरेक्शन पे तो कोई फोर्स लगेगा नहीं। अब तुम थोड़ा ध्यान से सोचो कि आगे कितने न्यूटन का फोर्स हम लोग लगा रहे हैं, 10 न्यूटन का। 10 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो पूरा का पूरा ब्लॉक कहाँ स्लाइड होगा, आगे की तरफ स्लाइड होगा। 10 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो पूरा का पूरा ब्लॉक आगे की तरफ क्या करेगा, स्लाइड करेगा। और स्लाइड करेगा तो सारे ब्लॉक का एक ही एक्सेलरेशन होगा। क्यों एक ही एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि सारे के सारे ब्लॉक एक साथ बने हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग कोशिश करते हैं किस चीज को निकालने के लिए, नेट एक्सेलरेशन को निकालने के लिए। तो आपको क्या सिखाया कि नेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स परिणामी बल डिवाइड बाई क्या, टोटल मास। तो नेट फोर्स यहाँ पे कितने का है, 10 का, और टोटल मास 3 2 5 और वो 5 कितना 10, 10। सॉल्व हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां तक की चीजें समझ में आई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अच्छा, जब यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है, तो आगे भी नहीं आएगी। अब ये देखिए, अगर किसी एक ब्लॉक को सोचो कि अगर इसका वेट कितना था, 2g था, मास इंटू जी लेते हैं ना, वेट कैसे लेते हैं, mg लेते हैं ना। तो अगर इसका वेट यानी mg के लिए नीचे लगाते हैं तो ये सरफेस जो है इसको बैलेंस कर लेती है नॉर्मल फोर्स को। तो यानी ये नॉर्मल फोर्स और mg तो हर जगह बैलेंस है, तो इसके बारे में तो चर्चा करना ही नहीं है। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करना ही नहीं है। अब हमसे पूछा किससे गया है, T1 के बारे में। किसके बारे में पूछा गया है, T1 के बारे में। तो T1 का थोड़ा सा डायग्राम बनाएगा। ये पूरा का पूरा कहां जा रहा है सिस्टम, आगे। ये पूरा का पूरा सिस्टम कहां जा रहा है, आगे। तो T1 का FBD बना दो, मतलब ये T1 कहां से अटैच है, 3 kg वाले ब्लॉक से। कितने ब्लॉक से, 3 kg वाले ब्लॉक से अटैच है, इससे अटैच है ना T1। तो इसमें आगे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है बच्चों, T1 इधर। और जब ये, क्योंकि आगे इसको पुलिंग फोर्स है, ये आगे से खींचने की कोशिश करेगा, तो पीछे वाला ब्लॉक क्या करेगा, इसको अपोजिट जगह यहां पे T2 इसको इधर खींचने की कोशिश करेगा। तो ये हो गया किस ब्लॉक का FBD, 3 kg वाले। इसी तरह हम FBD किसका बना सकते हैं, 2 kg का। अब हम इसको भी निकालेंगे, T2 को भी निकालेंगे, दोनों निकाल के बताएंगे आपको, इसलिए 2 FBD बना रहे हैं। ठीक है, पहले ब्लॉक का देखो फ्री बॉडी डायग्राम। पहला ब्लॉक कितने kg का है आपका, 2 kg का। आगे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है बच्चे, 10 न्यूटन। अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है यहाँ पे, भाई ये आगे जाएगा तो ये रस्सी यहाँ पे क्या करेगी, इसको पीछे खींचने की कोशिश करेगी, T1। ठीक, और तब भी ये ब्लॉक कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है, A इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के आगे जा रहा है। ये पूरा का पूरा ब्लॉक कहां जा रहा है, आगे इस तरफ जा रहा है ना। तो इस तरफ तभी जाएगा जब 10 न्यूटन बड़ा होगा किससे, T1 से। 10 न्यूटन बड़ा होगा किससे, और जब तुम बड़े फोर्स में से छोटे फोर्स को घटाओगे तो तुमको नेट फोर्स मिलेगा कि नहीं। बड़े फोर्स में से छोटे फोर्स को घटा दिए तो हमको क्या मिलना चाहिए, नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट का मास इंटू नेट एक्सेलरेशन। तो 10 माइनस T1 इज इक्वल टू, इस ऑब्जेक्ट का मास कितने kg था, 2 kg, और एक्सेलरेशन कितना आया, 1। ठीक है, तो T1 इधर चला जाएगा और ये 2 इस तरफ चला जाएगा। तो 10 माइनस इधर से 2 इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, T1। तो T1 की वैल्यू कितने न्यूटन हो गई, 8 न्यूटन। ठीक, कोई दिक्कत। अच्छा, T1 तुम्हारे पास आ गया, और T1 आ गया तो क्या T2 निकाल लोगे। T1 तुम्हारे पास कितने न्यूटन का आ गया, 8 न्यूटन। अब इस ब्लॉक के बारे में सोचो, ये पूरा सिस्टम आगे जा रहा है ना, सबके सब जा रहे हैं। तो ये वाला 3 kg का अकेला तो रहेगा नहीं, ये भी आगे जाएगा। तो कितने एक्सेलरेशन से आगे जाएगा ये, A एक्सेलरेशन के साथ। कितने एक्सेलरेशन के साथ, कितने एक्सेलरेशन के साथ, A एक्सेलरेशन के साथ। नहीं समझ पा रहे हो भाई, सब बंधे हैं तो सब एक ही एक्सेलरेशन के साथ चलेंगे ना, आ रहे हैं। अब तुम सोचो, जब ये ब्लॉक इसको आगे लेके चला जा रहा है तो इसका मतलब यहां पे आगे लगने वाला फोर्स कौन सा है, T1। T1 बड़ा होगा पीछे लगने वाले फोर्स से, किससे, T2 से। और जब हम बड़े फोर्स में से छोटे फोर्स को घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, नेट एक्सेलरेशन। तो
T1 माइनस T2 क्या मिल जाएगा इस ऑब्जेक्ट का मास। तो इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है 3 इंटू नेट एक्सेलरेशन कितना है भाई, इसमें से इसको घटाएंगे तो m इंटू ए मिलना चाहिए। तो T1 की वैल्यू हम रख देते हैं, T1 की वैल्यू कितनी है 8, दिखाई दे रहा है आप लोग को। T1 की वैल्यू कितनी है 8 माइनस T2 इज इक्वल टू इस ऑब्जेक्ट का मास 3 और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है 1। तो 8 माइनस T2 इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया 3। तो T2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 8 माइनस 3। इसका कुछ इलाज करना पड़ेगा, ये खत्म हो रहा है 5 न्यूटन। ठीक है, समझ में आया। ये बताओ, बाकी सब लोग नोट करो, इसका आंसर सही नहीं आया तो तुम कल हम डंडा रखेंगे, जो पुलिस वाले ट्रैफिक पुलिस वाले डंडा लेके रखते हैं ना। अब मासिव रूप में क्या है कि जैसे मान लीजिए कि सपोज कर लीजिए कि आपका रस्सी का पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसकी टोटल लेंथ कितनी है L, भाई कुछ लेंथ होगी, और टोटल मास कितना है इसका M। जैसे एग्जांपल में कह दिए कि हमारी रस्सी की लंबाई 10 मीटर है और उसका टोटल वेट कितना है 2 kg। ठीक, तो ये 10 मीटर जो है वो टोटल लेंथ L हो गई, और ये 2 kg जो हो गया वो टोटल मास कितना हो गया M। ठीक, अब हम यहाँ पे एक चीज निकाल, समझ में आया कि नहीं है, 10 मीटर टोटल लेंथ, तो रस्सी की टोटल लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करेंगे L से, और रस्सी का जो टोटल मास होगा उसको किससे कैपिटल M। ठीक, इतना समझ में आया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं कि ये कहते हैं कि अगर L मीटर की रस्सी का टोटल मास M है तो 1 मीटर की रस्सी का टोटल मास कितना होगा M अपॉन L, और 1 मीटर की रस्सी का जो मास आता है उसको बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा के से। तो लैम्डा क्या बोला जाता है लीनियर मास डेंसिटी, इसका मतलब होता है कि 1 मीटर रस्सी लिए तो उसका मास कितना है, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी M अपॉन L। ठीक, अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस चीज पे, क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे एक चीज और समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, रस्सी का कई सारा पॉइंट बना दिए, जैसे पहला पॉइंट हम बना दिए कि ये पॉइंट कौन सा है A। ठीक, रस्सी पे अगला पॉइंट बना दिए कि ये पॉइंट कौन सा है B, और ये पॉइंट कौन सा है C। ठीक, अब क्वेश्चन पूछने वाला हमसे पूछा कि आप टेंशन पॉइंट A पे टेंशन बताइए, ठीक, पॉइंट B पे टेंशन बताइए, और कहां पे बताइए पॉइंट C पे टेंशन। ठीक, तो इसका एक ट्रिक होता है मासिव ग्रुप का, जिस जगह पे हमसे टेंशन पूछा गया उसी जगह से रस्सी को हम काट लेते हैं। जिस जगह पे ऐसा सपोज करते हैं कि वहां से रस्सी को हम लोगों ने काट लिया, तो अगर हमसे पहले टेंशन कहां पूछा जा रहा है TA पे, तो हम रस्सी को यहां से ऐसे कट कर लेंगे, और कट करेंगे तो ऊपर से कोई मतलब नहीं है, नीचे केवल रस्सी का इतना पार्ट बचा। ठीक, और इसको कौन संभाल के रखा है TA संभाल के, इसको कौन संभाल के रखा है TA। ये थोड़ा सा ऑफिस में दे दो फोन, मैम बैठी होंगी उनको दे देना। ठीक, फिर इसी जगह किस पे चले आए हम लोग टीबी पे। ठीक है, इस पॉइंट पे चले आए, तो इस पॉइंट पे चलने के लिए यहां पे क्या करेंगे, यहां से रस्सी को काट लेंगे। ठीक है, तो यहां से रस्सी को काट लेंगे तो इतनी जगह पे ये पूरी जो चीज है, ठीक है, तो अब इतना पार्ट वेट हो रहा है, लटक रहा है। अब तुम सोच रहे हो सर ये बार बार काट रहे हैं तो टेंशन कैसे निकालेंगे हम लोग। ठीक है, देखो कुछ करना नहीं बच्चा, इतनी रस्सी है तो इतनी रस्सी का कुछ ना कुछ मास होगा, और मान लेते इतनी रस्सी का मास कितना है M, और M की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन फोर्स कितना लगेगा mg, और उसको कितना कौन बैलेंस किया है TA। तो हमारा अब यहाँ पे ध्यान किस पे रहना चाहिए M कैलकुलेट करने के लिए। क्या कैलकुलेट करने के लिए M कैलकुलेट, तो M क्या है मास, तो मास कैसे निकालेंगे हम, इतनी रस्सी की लंबाई, भाई हमको 1 मीटर की लंबाई पता है, 1 मीटर की लंबाई कितनी है लैम्डा, 1 मीटर की लंबाई कितनी है लैम्डा। ठीक है ना, यही ना निकाले थे। 1 मीटर रस्सी का जो 1 मीटर रस्सी का जो वेट होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे लीनियर मास डेंसिटी, और इसी को हम लोग क्या कहते थे M अपॉन L। ठीक, अब जैसे तुमको एग्जांपल कह दिए कि तुम्हारे 1 मीटर रस्सी का वेट है 2 kg, तो 10 मीटर रस्सी का वेट कितना होगा, तो तुम बहुत आसानी से क्या कहोगे कि 1 मीटर का पड़ता है 2 kg, 10 मीटर के साथ इसको क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसी तरह अगर हमको इसका मास निकालना है
तो इसकी लेंथ नाप लिए, इसकी लेंथ कितनी ले लिए स्मॉल एल, तो स्मॉल एल लेंथ ले लिए और 1 मीटर का हमको पता ही है कि कितना है लैम्डा, तो उससे इस रस्सी का क्या निकल गया मास निकल, ठीक, और मास निकल गया तो डाउनवर्ड डायरेक्शन फोर्स कितना लगेगा mg, और ऊपर से कौन संभालेगा TA। तो एक क्वेश्चन पे करके देखे तो और अच्छे समझ में आएगा, ठीक, इसको हटा देते हैं, नहीं टीबी यहीं से कट कर दिए ना, ऊपर से क्या मतलब है, हाँ नीचे, हाँ इसको भी संभालेगा और इसको भी संभालेगा, ठीक है, लेकिन तब हम पूरा यहां से यहां तक कंसीडर कर रहे हैं, इतना इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, इसको नोट करना चाहोगे कर लो, उसी में लिख लो मासिव रूप में, पहले बस एक डायग्राम बना लो और उसमें एक लिख लेना लैम्डा के, बस एक वैल्यू रखना है कि लैम्डा इज इक्वल टू कैपिटल M अपॉन L होता है, इसको बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। किस बोर्ड से हैं आप, यूपी बोर्ड से सीबीएसई बोर्ड से, बुक है यूपी बोर्ड वाली आपके पास, क्या करें बादाम पट्टी खा के क्या बेच के मंगाओ घर से उसको, ठीक है, तैयारी करने आए हो अपना, तुम हथियार गोला बारूद छोड़ा आए हो घरे पे सब, ठीक, उसको मंगाओ सब। ये मान लेते हैं हम रोप है हमारी, इसकी टोटल जो लेंथ है, रोप की जो टोटल लेंथ है वो लेंथ हम लोग ले लेते हैं 8 मीटर, कितनी ले लेते हैं 8 मीटर, ठीक, रोप की टोटल लेंथ कितनी ले लिए, और इसका जो टोटल मास है रस्सी का वो ले लेंगे 10 kg, कितने kg 10 kg, ठीक, यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अब हम अलग अलग पॉइंट बनाएंगे, पॉइंट बनाएंगे कि ये पहला पॉइंट हमारा ऊपर से 2 मीटर की डिस्टेंस पे, कितने मीटर की 2 मीटर की, इसका नाम दिए पॉइंट ए, ठीक, अगला वाला यहां पे है हमारा पॉइंट बी, ठीक है, ये 2 मीटर ये था तो 2 मीटर से और जोड़ दीजिए 3 मीटर, 3 मीटर पे कौन सा है पॉइंट बी, ठीक, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पे सी, ठीक, तो सी वाला जो पॉइंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन से नीचे से 1 मीटर की डिस्टेंस पे, इसकी डिस्टेंस यहां से ले ली, ठीक है, तो 3 पॉइंट मिल गया आपको, कौन सा मिल गया ए मिल गया, बी मिल गया और सी मिल गया। तो हमको क्या बताना है इस क्वेश्चन पे, हमको इस क्वेश्चन पे बताना है कि हमको टीए पॉइंट ए का टेंशन, ठीक है, टीबी पॉइंट बी का टेंशन और टीसी पॉइंट सी का टेंशन पता करना है, ठीक, कर सकते हैं। तरीका क्या सिखाए कि इस तरह का क्वेश्चन करते समय हर जगह सबसे पहले जहां पे दिया हो, जिस पॉइंट पे टेंशन पूछ रहा वहां पे रस्सी को क्या कर लो काट लो, तो सबसे पहले कहां पूछ रहा है ए पे, तो हम मानेंगे कि इतना छोड़ के बाकी रस्सी को हम काट के निकाल लें, तो बाकी रस्सी को काट के निकाल लेंगे तो ये डायग्राम बचेगा। तो पहले निकालो कि इस रस्सी की लेंथ कितनी बची, टोटल कितने की थी रस्सी 8 मीटर की, तो 8 में से जब पॉइंट ए के ऊपर काटोगे तो ये रस्सी कितने मीटर की बचेगी 6 मीटर की, बहुत अच्छे 6 मीटर की, ठीक, तो 6 मीटर की रस्सी है तो इसका कुछ ना कुछ मास भी तो होगा भाई, रस्सी तो 6 मीटर की बची और इतनी रस्सी का कुछ ना कुछ वेट भी तो होगा, तो इस रस्सी का वेट कैसे निकालोगे, इतनी रस्सी का, ये जो रस्सी कट के निकली है इसका मास कैसे निकलेगा, हाँ तो इसका मास कैसे निकलेगा, रस्सी की लेंथ, इसका मास कैसे निकलेगा रस्सी की लेंथ और मल्टीप्लाई विथ 1 मीटर रस्सी का लेंथ जो होता है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग लैम्डा, है कि नहीं, और 1 मीटर बात नहीं करो 1 मीटर रस्सी की लेंथ जो लैम्डा होती है वो कैसे निकलती है, टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ, तो टोटल मास इसका कितना केजी था 8, सॉरी उल्टा लिख दिया, हाँ टोटल मास कितना था 10 और टोटल लेंथ कितना था इसका, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 5/4, ठीक है, तो 5/4 क्या केजी पर मीटर यूनिट हो गई इसको, ठीक, अब यहां पे वैल्यू रखिए इसको 6 और लैम्डा की वैल्यू कितनी रखिए 5/4, तो ये सॉल्व कर देंगे तो इसको कितना आ जाएगा 2 और ये कितना आ जाएगा 3, ठीक है 15/2 यानी 7.5 kg सॉल्व करने पे। अरे जब तुम्हारे पास मास आ गया तो तुम आधा काम तो कर ही लिए,
तो अब ये देखो यहाँ पे टेंशन कौन सा काम करेगा, ये पूरा वेट, ये कितने केजी का वेट है, रस्सी पे पूरा कितने केजी का वेट है, 7.5 किलो का। और ये 7.5 किलो का वेट नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा कौन सा, mg। और इसको संभालेगा कौन, ऊपर वाला टेंशन कौन सा, TA। ठीक, तो TA की वैल्यू क्या हो गई, इस रस्सी का मास 7.5 इंटू जी की वैल्यू, तो जी की वैल्यू कितना हो गया 10, तो वैल्यू कितनी आई 75 न्यूटन। समझे, तो अब समझ गया, तो हमको बी और सी वाला निकाल के बताओ फटाक से। हाँ, अरे तो एक निकाले हो ना टीए पे, हाँ तो बी और सी वाला निकाल।